दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल मिशन ज्ञान पर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 12 अध्याय 4। ये अध्याय वैसे 4 नहीं है क्योंकि हमारा मानव विकास है, चौथा लेसन वो कट गया है, इसलिए यहाँ पर लेसन नंबर 5 और इनमें प्राथमिक क्रियाएं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है। पशुचारण आपको पता है कि ये प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है, और आखेट भी प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है, कृषि भी शामिल है। इनमें विनिर्माण ये सही हो जाएगा क्योंकि ये प्राथमिक क्रिया में नहीं बल्कि द्वितीय क्रिया में शामिल है। कौन सी? द्वितीय क्रिया में। विनिर्माण से क्या आशय है? यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन से विनिर्माण का आशय है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि में सम्मिलित है। रोपण कृषि में सम्मिलित है तो रबड़ एक रोपण कृषि है, गन्ना भी रोपण कृषि है और चाय भी रोपण कृषि है। तो इसमें उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा, ये सभी रोपण कृषि में सम्मिलित हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं रोपण कृषि की नहीं है। तो देखिए, कृषि क्षेत्र का विस्तृत आकार ये है, अधिक पूंजी निवेश ये भी है, सस्ते श्रमिक ये भी है, और ये है ना, ये निम्न प्रबंधन एवं तकनीक ये रोपण कृषि में सम्मिलित नहीं है क्योंकि उच्च प्रबंधन यहाँ पर उच्च प्रबंधन एवं उच्च तकनीकी आधार सम्मिलित होगा, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्न में भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित क्षेत्र नहीं है। भूमध्य कृषि से सम्मिलित नहीं है, इसमें ये कैलिफोर्निया नहीं है, ये ए आंसर सही हो जाएगा क्योंकि मध्यवर्ती चिली भी है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग भी है और भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र भी है। अगला 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में सहकारी आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा। इनमें पहला ए है भारत, दूसरा डेनमार्क, तीसरा रूस और चौथा चीन। तो इनमें हमारा आंसर डेनमार्क सही हो जाएगा। डेनमार्क में सहकारी आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा। खट्टे रसदार फलों की कृषि कृषि क्षेत्र की विशेषता है। तो आपको पता होगा कि भूमध्य सागरीय कृषि है ना, वो इस खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहला वाणिज्यिक कृषि नहीं है, दूसरा रोपण कृषि भी नहीं है, और ये तीसरा जीवन निर्वाह कृषि भी नहीं है। इसमें द हमारा आंसर सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का इसमें सर्वाधिक बड़ा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी यूरोप हमारा वह उत्तर सही हो जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन है, सामूहिक कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। तो आपको पता होगा कि सामूहिक कृषि का प्रारंभ सोवियत संघ से हुआ, जहाँ पर सामूहिक कृषि को कोलकाहोज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमारा सही आंसर सही हो जाएगा, सोवियत संघ। अगला 9वां क्वेश्चन है, ट्यूलिप पुष्प की कृषि के लिए व्याख्यात देश है। तो हमारा पहला है ए नीदरलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्वीडन और द है ब्रिटेन। तो इनमें नीदरलैंड में ट्यूलिप पुष्प की कृषि व्याख्यात है, ट्यूलिप कृषि के लिए व्याख्यात है नीदरलैंड। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन, तो इनमें निम्न में से एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि में देखो, यहाँ पर रोपण कृषि एकल कृषि है, और जीवन निर्वाह कृषि ये भी एकल है, डेयरी कृषि ये भी एकल है। मिश्रित कृषि, यहाँ पर मिश्रित कृषि हमारा सही हो जाएगा क्योंकि मिश्रित कृषि एकल कृषि में नहीं, इसमें पशुपालन एवं फसल क्रिया साथ में की जाती है। पशुपालन एवं फसल क्रिया साथ की जाती है, इसमें हमारा द सही हो जाएगा, 10वें में द सही हो जाएगा। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोग कहलाते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। कौन से लाल कॉलर श्रमिक? जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से दूर होता है, उनके घर से दूर होता है, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, ब्राजील में कॉफ़ी के बागान क्या कहलाते हैं। फेजेंडा कहलाते हैं। ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फेजेंडा किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान से देखनी है क्वेश्चन। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मिश्रित कृषि में पशुपालन और फसल उत्पादन साथ में किया जाता है। तो इनमें मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन क्रियाएं साथ साथ में की जाती है। अगला 14वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के सामूहिक कृषि को, आपको मैंने बताया था कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोलकाहोज
कहा जाता है? क्या कोल को हौज कहा जाता है? आप भी साथ साथ में अभ्यास करते रहिए और इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला 15वां क्वेश्चन है अंगूर की कृषि। यानी पहले भी क्वेश्चन आया था कि खट्टे से रसदार फलों की कृषि भूमध्य कृषि, भूमध्य कृषि का उदाहरण है। भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण है। अगला 16वां क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं यानी कि मानव के वे सभी क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। यानी कि मानव के वे सभी क्रियाकलाप जिनसे वह अपना तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु प्रवास यानी पशुचारकों द्वारा ऋतुओं के अनुरूप पशुओं को लेकर चारागाह क्षेत्रों की ओर प्रवास करना ऋतु प्रवास कहलाता है। ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाहों की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। यानी कि चारागाह की तलाश में पशु चारक अपने पशुओं के साथ ऋतुओं के अनुसार चारागाह क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर चले जाते हैं और शीत ऋतु में मैदानी भागों की ओर आ जाते हैं। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाले पशुचार प्रजातियां। इनमें देखो गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी, भूटिया, ये सब शामिल है जो ऋतु प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान स्थायी चारागाह की तरह तलाश में जाते हैं। अगला 19वां क्वेश्चन है जलवासी पशुचारकों की संख्या एवं क्षेत्र में कमी की 2 कारण बताइए। यानी कि इनमें है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। पहला राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों का और साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि भी है जिसे चारागाह भूमि को स्थायी भूमि में परिवर्तन किया गया है और ज़्यादातर कृषि चारागाह क्षेत्रों को कृषि भूमि में भी परिवर्तन कर दिया गया है। अगला 20वां क्वेश्चन है विश्व में भोजन संग्रह करने वाले 2 क्षेत्रों के नाम। तो पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, दूसरा है निम्न अक्षांश के क्षेत्र। उच्च अक्षांश में है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली और निम्न अक्षांश में है अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। ये भोजन संग्रह में शामिल है। अगला हमारा 21वां क्वेश्चन है पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में की जाने वाली 2 कृषि के नाम। उद्यान कृषि, पहला तो उद्यान कृषि में तो शामिल है फल सब्जियां आदि और कारखाना कृषि में जो भी खनन कार्य से औद्योगिक है ना वो शामिल है। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है खनन की 2 विधियों के नाम। पहला है धरातलीय यानी विवृत खनन और भूमिगत और कूप की खनन। यानी धरातलीय खनन को विवृत कहते हैं और भूमिगत को कूप की खनन। यानी धरातलीय का मतलब जो थोड़ा बहुत जमीन के ऊपर ही जो खनन किया जाता है ना ऊपरी परत को हटाकर जो खनन किया जाता है उसे धरातलीय खनन कहते हैं। और भूमिगत खनन या कूप की खनन जो बड़े बड़े कुओं आदि ऐसे सुरंग वगैरह बनाकर जो खनन किया जाता है उसे कूप की खनन कहते हैं। अगला हमारा 23वां क्वेश्चन है चिक्कल क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। यानी चिक्कल यानी च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को यानी जो च्युइंगम है उनको चूसते हैं उसके बचे भाग को चिक्कल कहा जाता है और यह जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 24वां है सहकारी कृषि किसे कहते हैं। सहकारी कृषि देखो जब कृषकों के समूह है द्वारा स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि कार्य किया जाता है उसे सहकारी कृषि कहते हैं। यानी कोई बहुत सारे व्यक्तियों की संस्था बनाकर जो कृषि की जाती है उसे सहकारी कृषि कहते हैं। अगला 25वां क्वेश्चन है आदिम कालीन मानव जीवन निर्वाह है कि कोई के लिए कौन सी 2 प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं। देखो आखेट यानी शिकार करना और भोजन संग्रहण करना। अगला हमारा 26वां क्वेश्चन है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले 2 कारक। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले 2 कारक है भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारकों में देखो खनिज निक्षेपों का आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था और आर्थिक कारक में खनिज मांग और तकनीक और पूंजी शामिल है। अगला हमारा 27वां क्वेश्चन है ट्रंक कृषि क्या है। ट्रंक कृषि कृषकों द्वारा उत्पादित सब्जियों को ट्रंक कृषि में कृषकों द्वारा सब्जियों को ट्रक द्वारा उत्पादन क्षेत्र से बाजार तक रात भर में दूरी तय करके पहुंचाया जाता है उसे ट्रंक कृषि कहते हैं। यानी कि ट्रक द्वारा
इस कृषि में शामिल जो भी उत्पादन है उन्हें रात भर में बाजार तक पहुंचाया जाता है, उसे ट्रंक कृषि कहते हैं। दोस्तों, आज आप इन्हें साथ साथ में नोट्स के रूप में लिखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको और अच्छी वीडियोस भेजूँगी, यानी कि शेयर करूँगी। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 28वां। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, जबकि विकासशील देश इन्हें नहीं। कारण बताइए। इनमें देखो कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले इस देखो यहाँ पे उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन में श्रमिक लागत अधिक आती है, जो विकसित देशों के पास कम संख्या में उपलब्ध है, जबकि विकासशील देशों के पास श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण खनन कार्य को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि विकासशील देश अपने मानवीय श्रम के बल पर अपने देशवासियों के रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं, और विकसित देश है वो श्रमिक लागत अधिक आती है, इसलिए इससे पीछे हट रहे हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? इनमें कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं? पर्यावरण में प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा क्रिया प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है, यानी कि पर्यावरण से सीधा ही जो प्रदत्त वस्तुएं हैं, जैसे वनस्पति और जो सीधे प्राप्त होते हैं ना, कृषि में जो भी अनाज वगैरह और वो शामिल हैं। प्राथमिक क्रियाओं में निम्न क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। देखिए, कृषि, आग के हेठ भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, खनन, लकड़ी काटना इत्यादि प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल किए जाते हैं। अगला हमारा 30वां क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें अंतर देखिए, चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन। इसमें पहला देखिए, चलवासी पशुचारण यह जीवन निर्वाह आधारित व्यवसाय होता है, और वाणिज्यिक पशुधन पालन वह व्यापार आधारित व्यवसाय है। ठीक है, और इसमें है पानी व चारागाहों की उपलब्धता के अनुसार स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी कि ऋतु प्रवास होता है वैसे ही, यानी कि चारागाह की तलाश, चारा क्षेत्र की तलाश में पशु चारक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। लेकिन विस्तृत इसमें वाणिज्यिक पशुधन पालन में विस्तृत क्षेत्र में फैले स्थायी फार्म में पशुओं को रखा जाता है। स्थायी फार्म होते हैं, उनमें पशुओं को पाला जाता है। इसमें पशुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाती है। इनमें प्रमुख क्षेत्र है सहारा अमृतस्थल, मध्य एशिया, यूरोप, एशिया के टुंड्रा प्रदेश, और इनमें है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और अर्जेंटीना। ठीक है, अगला हमारा 31वां क्वेश्चन है, आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि का वर्णन कीजिए। स्थानांतरित कृषि यानी कि एक स्थान की वनस्पतियों को जलाकर जो कृषि की जाती है ना, उसे कहते हैं। देखिए, स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली सघन वनस्पति में निवास करने वाली जनजातियों द्वारा की जाती है। इन क्षेत्रों में वनस्पति को जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। जली हुई राख है ना, जो जली हुई राख की परत उर्वर का कार्य करती है, इसे कृतन या दहन कृषि भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 5 वर्ष पश्चात मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। दूसरी जगह पर खेत तैयार करके ये कृषि की जाती है। इसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि कहते हैं, और मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की विशेषताएं बताते हुए इनके प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसकी पहली विशेषता है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस कृषि की मुख्य फसल गेहूं है। अन्य फसलें मक्का, जौ, रई और जई हैं। इनमें खेतों का आकार बड़ा होता है। खेत जोतने से पहले फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रमुख क्षेत्र हैं यूरेशिया की स्टेपीज, एक पहला है यूरेशिया की स्टेपीज, और उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी घास के मैदान इसमें शामिल है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि में। और हमारा 33वां क्वेश्चन है,
डेयरी कृषि की विशेषताएं लिखते हुए विश्व के प्रमुख वाणिज्यिक डेयरी क्षेत्र बताइए। इसमें पहला है दुधारू पशुओं का पालन पोषण उन्नत व दक्ष तरीके से किया जाता है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और पशुओं के प्रजनन एवं स्वास्थ्य व पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये ताज़ा दूध एवं डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं। क्योंकि ये दूध ऐसे है ना, दुधारू पशुओं के जो भी है ना, दूध वगैरह ये जल्दी ख़राब होते हैं इन्हें, इसलिए इन्हें उपभोक्ता तक जल्दी पहुँचाया जाता है। इनके प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि। आज के हमारा ये लेसन समाप्त हुआ और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।